नमस्ते बच्चों। हाँ, आज अपन लोगों को पढ़ना है विलेन की प्रकार की आगे की। ठीक है, आगे जो अपनी डेरिवेशन होंगी, जो न्यूमेरिकल होंगे, वे सब इन पर आधारित होंगे। इन चीजों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। ये अक्षर इन शब्दों से रिलेटेड है, माने तुम्हें ये मालूम होने चाहिए। जैसे इस अध्याय में अपन ए, कैपिटल ए को कहेंगे विलायक, बी को कहेंगे बिली, डब्ल्यू के द्वारा दर्शाएंगे द्रव्यमान या मात्रा को, एम के द्वारा अणुभार या मूलरता को, स्मॉल एम के द्वारा मूललता को, एक्स स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स के द्वारा मूल प्रभाज को, स्मॉल एक्स भी ले सकते हैं, एफ फॉर्मलता, ई तुल्यांकी भार, पी दाब या वाष्प दाब, भी वॉल्यूम आयतन, टी ताप परमता, एन नॉर्मलता, स्मॉल एन मोलो या ग्राम अणुओं की संख्या, सी मोलर सांद्रता और पाई पराशरता। तो ये तुम्हें आने चाहिए अक्षर अच्छी तरह से कि किस अक्षर को क्या, किसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे लिखा है कहीं पर विले का अणुभार, तो विलेय का अणुभार, विलेय माने हो गया बी, तो अणुभार माने हो गया क्या, एम। तो एम के बेस में छोटा लिखा जाएगा बी। इसको लिखते समय विशेष ध्यान रखना है कि जो ए और बी है जी हमेशा बेस में लिखे जाएंगे और इनकी साइज होगी छोटी और इसकी साइज होगी बड़ी। तो एम को कहेंगे विलेय का अणुभार। जैसे कहीं पर लिखा है मान लो एक्स ए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए माने विलायक, एक्स माने मूल प्रभाज, यानी इसको अपन पढ़ेंगे विलायक का मूल प्रभाज या मूल अंश कहलाता है। इस तरह से पढ़ा जाएगा। जैसे कहीं लिखा है मान लो पी ए, तो ए माने विलायक, पी माने वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब। या कहीं पर हिंदी में लिखा है, मान लो लिखा है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, तो इसको अगर हमें दर्शाना है तो विलेय माने हो गया बी और द्रव्यमान माने हो गया डब्ल्यू, तो इसको हम लिखेंगे डब्ल्यू कैपिटल और बी को लिखेंगे छोटी साइज में ऐसा, स्मॉल लेटर नहीं, छोटे अक्षर माने छोटी साइज में दर्शाना है ए और बी को। ठीक है, ए और बी को छोटी साइज में, और बाकी जो लिखी जाएंगी बड़ी चीज। इनकी प्राथमिक चीजें जो ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ेगी, इनके द्वारा ही फॉर्मूला और डेरिवेशन बनना है, इस कारण से आना अति आवश्यक है। ठीक है, अब अगली बात अपनी आती है अणुभार या आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। तो अणुभार या आणविक द्रव्यमान की परिभाषा तुम लोगों ने 11th में पढ़ ली थी। क्या थी, कार्बन 12 के 1/12वें भाग, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से किसी यौगिक का एक अणु जितने गुना भारी होता है उसका आणविक द्रव्यमान या अणुभार कहलाता है। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल O2 है, O2 का 32 होता है, 16 दूनी 32, H2 है, H2O का 18 होता है। तो इसका अर्थ क्या कहलाएगा कि कार्बन 12 के 1/12 भाग से ऑक्सीजन का 32 गुना भारी है और ये जल का 18 गुना भारी है। तो इसको निकालने के लिए जरूरत पड़ती है परमाणु भार की, परमाणु द्रव्यमान की। तो हमें तत्वों की परमाणु द्रव्यमान आना चाहिए, जो कल भी हमने बताया था कि तुम्हें आवर्त सारणी आने चाहिए। तो कम से कम 1 से 30 तक की तत्वों की परमाणु क्रमांक को भार याद कर लो। तो अणुभार या आणविक द्रव्यमान कैसे निकाले जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH का, तो इसमें कितने तत्व आ रहे, 3, Na सोडियम, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन। Na का कितना होता है 11, 23, तो 23 लेना है। ऑक्सीजन का कितना होता है O 8, 16, तो इसमें 16 परमाणु भार लेना है। हाइड्रोजन का कितना होता है H11, तो इसका 1 लेंगे। इनको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40, ये 40 कहलाएगा NaOH का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। ऐसी जल का निकालते हैं H2
हाइड्रोजन का 1 गुणे 2, ऑक्सीजन का 16, 2 एकम 2, 16 और 2 18। ऐसे निकाल सकते हैं किसी का भी। जैसे मान लो हमें CuSO4 इंटू 5H2O का निकालना है, तो कॉपर का Cu29 64, सल्फर का S16 32, तो इसका 32 लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का O8 16, तो 16 में 4 का गुणा करेंगे, प्लस 5, और H2 का अगर तुम्हें डायरेक्ट आता है 18, तो इसमें 18 का गुणा करेंगे। हल कर दो, 64 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 18 25 90। इसको टोटल करो, 4 और 2 6 और 4 10 का शून्य, 1 हासिल 9 10, 6 16 और 3 19, 19 और 6 हो गए 25, 250। तो जी कॉपर सल्फेट यानी नीला होता है, CuSO4 इंटू 5H2, इसका 250 आएगा। ऐसे ही हम ग्लूकोज का निकाल सकते हैं, C6H12O6, कार्बन का होता है 12 परमाणु भार, गुणे 6 है परमाणु, हाइड्रोजन का 1 गुणे 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 6। हल करो, 12 6 72, 12 एकम 12, 16 छक्के 96, 6 और 2 8, तो 10 का शून्य, 1 हासिल 9 10 11 और 7 18, 180। ये ग्लूकोज का अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो इस तरह से निकाले जाते हैं अणुभार या आणविक द्रव्यमान। इसके लिए तुम्हें परमाणु भार आना जरूरी है, ठीक है। अब अणुभार या आणविक द्रव्यमान की सहायता से निकाले जाते हैं तुल्यांकी भार। नोट्स में तुम्हें सूत्र दिए जाएंगे। तुल्यांकी भार निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये जानकारी होना अति आवश्यक है कि दिया गया यौगिक क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। अगर वो अम्ल है तो उसमें जितने हाइड्रोजन होंगे उस हाइड्रोजन की संख्या का भाग दिया जाता है। अगर वो क्षार है तो उसमें जितने OH माइनस होंगे उन OH माइनस की संख्या का भाग दिया जाता है। और अगर वो लवण है तो उसमें धनायन या ऋणायन कोई भी एक कण जितने हैं उनकी संख्या का भाग दिया जाता है। और एक और होता है तत्व का तुल्यांकी भार। तो तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए तत्व की परमाणु भार में संयोजकता का भाग दे दो। जैसे हम तुम लोगों को बता रहे, मान लो HCl एक अम्ल है, तो HCl का अगर हमें तुल्यांकी भार निकालना है, तुल्यांकी भार कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो HCl का अणुभार पहले हमें आना चाहिए 1 धन किलोइन का 35.5, तो हो गया 36.5। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 है, तो 1 का भाग दे दो, तो वही 36.5 आएगा। HCl का तुल्यांकी भार 36.5। मान लो अगर H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार का वही, इसका अणुभार निकालो। तो इसका अणुभार अगर हम टोटल करें तो हाइड्रोजन का 1 गुणे 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 64, तो इसका 98 आता है। बट हाइड्रोजन कितने हैं, 2 का भाग दे दो 49। H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या कहलाएगा, 49 कहलाएगा। अगर मान के चलो कि क्षार है, जैसे NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है, तो NaOH का आने चाहिए तुम्हें अणुभार। तो NaOH का अणुभार अपन ने निकाला था 40, और इसमें OH कितने हैं, 1 OH है, तो वही 40 ही रहेगा इसका तुल्यांकी भार। मान लो इसकी जगह कुछ और है, जैसे मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस, तो इसका अणुभार निकालो। मैग्नीशियम का Mg12 24, तो 24, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 17, 17 का 2 में गुणा करो, 17 दूनी 34, जोड़ दो 4 4 8 3 2 5 58। OH कितने हैं, 2 है, 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 नम 18, यानी इसका 29 आएगा तुल्यांकी भार। जी क्षार है, जी अम्ल है। अगर लवण है, ऐसे लवण का निकाला जाता है, जैसे NaCl है, NaCl का निकालो, Na का होता है कितना 23, Cl का 35.5, तो हो गए 58.5। अब इसमें देखना पड़ती है कितने धनायन या ऋणायन है। तो आयनिक युग्मों में जितने धनायन होती हैं उतनी ऋणायन होती है, लवण में जितने प्लस होंगे उतनी माइनस होंगी।
तो इसमें एक प्लस एक माइनस तो एक का भाग दिया जाएगा, तो वही 58.5 है। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये भी एक लवण है, तो लवण इसका निकालो, सोडियम का Na 11 30 23 दूनी 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 3 48, 8 2 10 8 18, एक हासिल आ गई जो है 108। ठीक है, 108। अब इसमें 2 प्लस है और 2 माइनस है, ध्यान रखना Na2 लगा है तो Na में 2 प्लस हो गए, एक Na प्लस एक Na प्लस, और CO3 पर होता है -2 चार्ज। ठीक है, क्रिस क्रॉस विधि में पढ़ी थी अपन लोगों ने, 2 का भाग दे दो तो आ जाएगा 14। ठीक है, 2 पंचे 10 2 चौके, ऐसे निकाला जाता है। वो अगर तत्व का तुल्यांक भार अगर हमें निकालना है तो तत्व के तुल्यांक भार में उसका परमाणु भार, जैसे मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम का Ca 20 40 होता है, इसका तुल्यांक भार निकालना है तो 40 बटे संयोजकता, कैल्शियम की संयोजकता कैसी होती है 2, तो काट दो तो 20 आ जाएगा इसका तुल्यांक भार। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 27 होता है, 27 संयोजकता होती है 3, तो भाग दे दो 9, इसका 9 आ जाएगा क्या तुल्यांक भार। संयोजकता निकालने के लिए अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉन देखना पड़ती है, जो हम नील्स बोर के नियम से निकाल सकते हैं, 2 8 18 32 इस क्रम में। अंतिम कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता उतनी होती है, वो 4 से अधिक है तो 8 में से घटा दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन का O8 16 होता है, 8 का 2 और 6, अंतिम कक्षा में 6, 8 में से 6 गए 2 बचे, तो 2 इसकी संयोजकता। ठीक है, इस तरह से हम तुल्यांक भार और अणु भार, तो हमें ये पहले सबसे पहले नंबर जे क्लियर अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ना है तुम्हें सवालों में, डेरिवेशन में, इसमें बहुत सारे हर चीज के सवाल हैं और सिंपल है सभी, लेकिन ये तुम्हें आना चाहिए। तो अगर इतनी चीज तुम्हारी क्लियर है, इसकी प्रैक्टिस और करके देख लें, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती है वे अणु भार तुल्यांक भार अन्य युक्तों के निकाल करके देख लेना, वो एक दूसरे से डिस्कस कर लेना, या हमसे पूछ लेना कि सर अणु भार इसका इतना नहीं आता है, तुल्यांक भार इतना नहीं आता है, और इनको अच्छी तरह से रफ में इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये चीज तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। तो अब आगे पढ़ना है अपन लोगों को मानक विलयन, मानक विलयन के दर्शाने की विधियां, जैसे परसेंटेज, शक्ति, मूलरता, नॉर्मलता, मूललता, मूल प्रभाज, फॉर्मलता, पीपीएम, इनके अपन क्रमशः डेफिनेशन, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल अपन इनके क्रमशः पढ़ते जाएंगे, तो तुम लोगों को बताते जाएंगे। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है, इतने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके, नमस्ते। और हाँ, तुम लोग अपने अपने थोड़े से नंबर बताते जाना, फोन करके ही बता सकते हो कि सर हमने टेस्ट दिया था, हमारे नंबर इतने आए। ठीक है, तो इस तरह से बता सकते हो। और जो एक दूसरे की जिन्होंने चेक की है भी बता देना कि सर जैसे हमने उनकी चेक की थी तो उनके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, और नहीं बताना चाहते हो तो कोई समस्या नहीं है, रखते जाए, लेकिन टेस्ट देते जाना। पढ़ना ऐसे ही जैसे तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो, जिससे कि अपनी जब कोचिंग शुरू हो तो अपन वहीं से पकड़ें जहाँ से अपन चल रहे हैं। ठीक है, और फिर इसकी जो जो चीज़ें तुम लोगों की जो छूटती जाएंगी जो हम बाद में कवर कराते जाएंगे, जिसकी सामने मान लो और क्लियरिटी नहीं हो पा रही वो हम कराते जाएंगे, लेकिन जो जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनका पालन करते हैं। ठीक है, ओके।